Assalamu alaikum class 9 P1 and N1 boys and girls. I am your biology lecturer. Today 29th April 2020 a topic of discussion is summer vacation work. आज हम समर वेकेशन वर्क में 6 चैप्टर से रिलेटेड ही पढ़ेंगे यानी जैसा कि आप जानते हैं हमने 6 चैप्टर से रिलेटेड जो समर वेकेशन वर्क है उसका पार्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसमें जो एमसीक्यूज़ होते हैं एमसीक्यूज़ जो आपको समर वेकेशन वर्क में दिए गए हैं वो एमसीक्यूज़ और उसके बाद जो अदर एमसीक्यूज़ हैं यानी जो मिक्स एमसीक्यूज़ हैं फ्रॉम दी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 6। तो उसमें से जो चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज़ हैं वो मैंने सेपरेट करके आपको सेपरेट निशान लगवा रही हूँ। ठीक है, वो बता रही हूँ और समझा रही हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने समर वेकेशन वर्क में जो एमसीक्यूज़ हैं अब लाइक जैसे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 6 है, इनमें तो बिल्कुल आपको नज़र आ रहे हैं सामने ही। ठीक है कि ये चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू हैं, ये 2 के हैं, ये 6 के हैं, ये 3 के हैं। ठीक है, जिनमें से आपने चैप्टर नंबर 1, 2 और 6 के कर चुके हैं। तो जो अदर एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, तो अदर एमसीक्यूज़ में जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है उनके भी एमसीक्यूज़ हम कर चुके हैं उसमें से। तो आपने साथ साथ वहाँ पर उस रजिस्टर पे आपने वो निशान लगा लेने हैं ताकि आपको पता हो कि ये जो एमसीक्यू हैं ये हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो अब जो चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज़ उन अदर एमसीक्यूज़ में से जो भी चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे वो भी आप साथ साथ निशान लगा लीजिएगा ताकि आपको ये पता हो कि वो जो अदर एमसीक्यूज़ हैं रैंडम हैं जो मिक्स हैं दूसरे चैप्टर्स में से उसमें से कितने एमसीक्यूज़ हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो जो फिर बाद में जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ होंगे वो आफ्टर चैप्टर नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 जब हम पढ़ चुके होंगे तो उसके बाद जो बाकी के एमसीक्यूज़ रह गए होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल जो है हम चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और जो भी काम हम समर वेकेशन वर्क में कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एमसीक्यूज़ है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो वो आपने बिल्कुल डेली बेसिस पर अपने जो समर वेकेशन वर्क वाला जो रजिस्टर है बायोलॉजी का उस पर आपने नोट डाउन करना है। ठीक है, और जब जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 कंसेक्टिव लेक्चर्स के बाद आपका जो टेस्ट है उस टेस्ट को आपने सॉल्व करना है और पेस्ट करना है उन शीट्स को उन लेक्चर्स के बाद जो आपने रिटन 3 लेक्चर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन, तो उनके बाद आपने वो पेस्ट करना है। होपफुली आपने समझ लिया होगा ये सारा प्रोसीजर। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए आपको बता देती हूँ कि समटाइम्स ये होता है कि अगर आपसे कोई लेक्चर स्किप हो भी जाता है, ठीक है, आपसे वो उस टाइम नहीं पढ़ा जाता, आप उसे बाद में पढ़ने के लिए रख लेते हो, तो लेकिन आपको सारी इंस्ट्रक्शंस का पता हो कि आपने किस तरह अपने जो लेक्चर्स हैं उन्हें कैसे लिखना है। ठीक है, यानी बुक में जो चैप्टर से आपके लेक्चर्स हैं उन्हें कैसे लिखना है और जो आपके समर वेकेशन वर्क में हैं वो कैसे लिखना है। ठीक है, और टेस्ट कैसे लिखना है। तो होपफुली आपको सब समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके क्लास वालों ने मुझसे कांटेक्ट किया, ठीक है, अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। और इसी तरह आप भी अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप काइंडली मेरे से कांटेक्ट ज़रूर करें। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं समर वेकेशन वर्क में। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस के बारे में। तो सबसे पहला जो मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यू है वो है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम लॉस्ट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। यानी हाई टेम्परेचर जब होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर जब होगा तो एंजाइम्स का जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो जाता है। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? ये एमसीक्यू जो है ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, उसमें जो टेम्परेचर का टॉपिक है उसमें से ये एमसीक्यू है। और इसके ऑप्शंस हैं डीनेचुरेशन, एनेचुरेशन, सैचुरेशन, एक्टिवेशन। तो इसका जो फर्स्ट एमसीक्यू है डीनेचुरेशन, ठीक है, फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो ही करेक्ट है कि हाई टेम्परेचर जब होता है तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो एंजाइम्स का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन। नेक्स्ट, high temperature increase dash of the molecules of enzyme.
यानी जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो एंजाइम्स के मॉलिक्यूल में किस चीज़ में इजाफा करता है। जैसे कि हमने कल के लेक्चर में भी पढ़ा कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स को जब हीट किया जाता है तो उनके जो एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं, उनकी वाइब्रेशन तेज़ हो जाती है। अब वाइब्रेशन कहते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट को। अब जब वाइब्रेशन तेज़ हो जाती है इट मीन्स के मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे आपने फिजिक्स में भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपने ये भी देखा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये वो एनर्जी होती है जो ड्यू टू हाइट होती है, और काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ड्यू टू मोशन होती है, यानी ड्यू टू मूवमेंट। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं किसी भी एंजाइम का तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही करेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, एंजाइम्स डैश द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? ठीक है, स्पीड अप, स्लो डाउन, कांस्टेंट, वेरी। जैसा कि हमने पढ़ा कि एंजाइम्स जो हैं वो बॉडी में एज अ बायो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के वर्ड पर इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि कैटलिस्ट का वर्ड जो है ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। जैसे कि केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो वो रिएक्शन जो है वो बहुत स्पीडी होता है। ठीक है, वो बहुत तेज़ हो जाता है। इसी तरह जो एंजाइम्स हैं वो किसी भी लिविंग बॉडी में एक्ट करते हैं एज बायो कैटलिस्ट। इट मीन्स कि वो किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, किसी भी रिएक्शन की शरह जो है उसको बढ़ा देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, स्पीड अप, फर्स्ट वाला। ठीक है, एंजाइम स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर डैश एनर्जी टू स्टार्ट अ रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें क्या चीज़ चाहिए होती है, कौन सी एनर्जी चाहिए होती है अपने रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए? तो उन्हें चाहिए होती है एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, एक्टिवेशन, एक्टिवेट कहते हैं स्टार्ट करने को। ठीक है, यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हैं उन्हें स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, और एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये एक रुकावट के तौर पर सामने आती है कि जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा होता तो एक्टिवेशन एनर्जी उसकी रुकावट बनती है, यानी जब तक उसे एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलती वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट वाला, एक्टिवेशन एनर्जी। कि केमिकल रिएक्शन जो हैं उन्हें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है टू स्टार्ट आ रिएक्शन। नेक्स्ट, ऑल एक्टिव साइट्स ऑक्युपाइड बाय सबस्ट्रेट इज नोन एज। तमाम एक्टिव साइट्स जो कि ऑक्युपाई हो जाती हैं सबस्ट्रेट से, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ये जो लेवल होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, इसे क्या कहते हैं? तो इस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन। ठीक है, यानी ये जो एमसीक्यू है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के टॉपिक में से है। उसमें जो सब टॉपिक है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का, उसमें बताया गया है कि जब आप किसी भी रिएक्शन में एंजाइम्स को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, यानी एंजाइम्स की फिक्स्ड अमाउंट रखते हैं और सबस्ट्रेट इंक्रीज़ करते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जितनी भी एंजाइम की एक्टिव साइट्स हैं वो तमाम जो हैं वो ऑक्युपाई हो जाती हैं बाय द सबस्ट्रेट, और जो फर्दर इंक्रीज़ है सबस्ट्रेट में वो उस रिएक्शन पर कोई असर नहीं डालती है। तो वो पॉइंट जब तमाम एक्टिव साइट्स जो हैं वो ऑक्युपाई हो जाती हैं बाय द सबस्ट्रेट, तो उस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन। ठीक है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है सैचुरेशन वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक ग्रुप्स डैश अटैच टू एंजाइम इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। ऑर्गेनिक ग्रुप जो कि एंजाइम के साथ अटैच होते हैं वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाते हैं। अब वो कैसे अटैच होते हैं? लूजली, टाइटली, केमिकली, फिजिकली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, टाइटली। ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एंजाइम्स के साथ टाइटली अटैच होते हैं उनको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और जब रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाता है तब भी ये जो ग्रुप्स हैं ये रिलीज़ नहीं होते हैं एंजाइम्स के साथ, एंजाइम से। ठीक है,
तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है टाइटली का वो करेक्ट है। नेक्स्ट, पेप्सिन इन स्टमक वर्क इन डैश मीडिया। जो पेप्सिन है, पेप्सिन एंजाइम, वो स्टमक में वर्क करता है किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम, बेसिक और एल्कलाइन मीडिया, न्यूट्रल मीडिया, बफर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। अब वो एसिड का क्या काम है? वो डाइजेशन करता है फूड के डिफरेंट मटेरियल्स की, ठीक है। तो यानी जो स्टमक के अंदर मटेरियल होता है वो एसिडिक होता है, मीडिया जो होता है वो एसिडिक होता है लो pH पे। तो पेप्सिन एंजाइम जो है वो वर्क करता है स्टमक में, ठीक है, और वो लो pH होती है। इट मीन्स के मीडिया कौन सा होता है? एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, एसिडिक मीडिया। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस। डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करना है। टेक आउट योर पेज 107। पेज नंबर 107 पर जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है वो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी है। ऑल केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। It is defined as the minimum energy required to start a reaction. The need for activation energy act as a barrier to the beginnings of the reaction. ठीक है, ये कंप्लीट यहाँ तक भी कर सकते हैं, और अगर आप सिर्फ फर्स्ट 2 लाइन्स कर रहे हैं तो फर्स्ट 2 लाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी तो आप इसमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन अगर आपको आए व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी तो आप ये तीनों लाइंस जो हैं फर्स्ट 3 लाइंस एक्टिवेशन एनर्जी के पैराग्राफ में ये तीनों लाइंस लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस जब आपके मोल्ड होते हैं इस तरह, ठीक है, यानी उनकी सेंस चेंज की जाती है लेकिन जो उनका मेन वर्ड है, की वर्ड है, वो सेम ही रहता है, लाइक एक्टिवेशन एनर्जी। तो किसी भी क्वेश्चन को किस तरह भी लिखा हो, लेकिन अगर उसमें जो की वर्ड है आपका वो मौजूद हो, ठीक है, अगर आपको उस क्वेश्चन की समझ नहीं भी आ रही है तो आपको कीवर्ड का तो पता है ना, तो वो कीवर्ड जब आपको पता होता है तो आप उससे रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होती है आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह अगर डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी है तो आप इसको लिखेंगे कि इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, यानी कम से कम एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मोल्ड कर दिया जाए व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी तो आप ये तीनों लाइंस लिखेंगे, ठीक है, कि ऑल केमिकल रिएक्शन रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज बैरियर टू द बिगनिंग ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये कंप्लीट यहाँ तक आंसर लिखेंगे अगर आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है नेम 2 इंडस्ट्रीज वेयर एंजाइम वर्क। 2 इंडस्ट्रीज़ के नाम बताएं जहाँ पर एंजाइम काम करता है। तो वो 2 इंडस्ट्रीज़ आप इन चारों में से लिख सकते हैं, लाइक टेक आउट योर पेज 109। पेज नंबर 109 में यूजेस ऑफ एंजाइम है, वहाँ पर फूड इंडस्ट्री, ब्रीविंग इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री और एज बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। तो जो पहली 3 इंडस्ट्रीज़ के नाम हैं इन तीनों में से आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं इस आंसर में, इस क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑप्टिमम टेम्परेचर। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंजाइम्स। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है उसकी डेफिनेशन बतानी है, और ह्यूमन बॉडी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो एंजाइम्स का है वो कितना होता है ये बताना है, ठीक है। तो टेक आउट योर पेज 110, पेज नंबर 110 निकालें। यहाँ पर जो टेम्परेचर वाला पॉइंट है उसमें थर्ड लाइन से आप इसकी डेफिनेशन करेंगे। Every enzyme works at its maximum rate at a specific temperature called as the optimum temperature for that enzyme, ठीक है, कि हर एंजाइम जो अपना काम बेस्ट करता है किसी भी मैक्सिमम टेम्परेचर पर, यानी किसी भी टेम्परेचर पर, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जब एंजाइम अपना काम बेस्ट करता है तो उसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंजाइम्स, तो ये बिल्कुल इसी ऑप्टिमम टेम्परेचर के सामने वाले बॉक्स में है।
The optimum temperature for the maximum working speed of human enzyme is 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो एमसीक्यू है ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है वो आपने बतानी है। टेक आउट योर पेज 112, पेज नंबर 112 निकालें। पेज नंबर 112 पर जो स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम है उसकी जो फर्स्ट लाइन है, देयर आर ओवर 2000 नॉन एंजाइम्स ईच ऑफ विच इज़ इन्वॉल्व इन वन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। ये आप एमसीक्यू के लिए करेंगे या आप शॉर्ट क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर यही क्वेश्चन जो स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम है यही क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पर आता है तो आप ये बिल्कुल स्टार्टिंग से ही लिखेंगे, लेकिन जब ये शॉर्ट में आएगा तो आप सिर्फ इसकी स्पेसिफिसिटी के पॉइंट्स लिखेंगे, लाइक सेकेंड लाइन से कि एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। ऑल्सो नहीं लिखेंगे, ऑल्सो कट कर दें। एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, ये हेडिंग है, और इसके बाद एंजाइम प्रोटीएज विल नॉट वर्क ऑन स्टार्च। ठीक है, यानी एंजाइम प्रोटीएज जो है वो स्टार्च पर काम नहीं करता। अब प्रोटीएज किस पर काम करता है ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और इसी तरह स्टार्च पर जो एंजाइम काम करता है वो भी ब्रैकेट में है। लाइक प्रोटीएज के बारे में है विच ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन, यानी प्रोटीन के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उन्हें तोड़ता है प्रोटीएज एंजाइम। और इसी तरह स्टार्च पर कौन सा एंजाइम काम करता है, विच इज़ ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, स्टार्च को तोड़ता है। इसी तरह लाइपेज एंजाइम जो है एक्ट ओनली ऑन लिपिड्स एंड डाइजेस्ट देम इनटू द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इसी तरह जो लाइपेज एंजाइम है वो लिपिड्स की ब्रेक डाउन करता है और इसे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ये तो पॉइंट था कि एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। इसी तरह है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स इज डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ देयर एक्टिव साइट, ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, ये भी आप हेडिंग के तौर पर लिखेंगे। और उसके बाद एक्टिव साइट पोजेस स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप्स दैट फिट विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ठीक है, ये स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम बता रही है अकॉर्डिंग टू द एक्टिव साइट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ एक्टिव साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की डीनेचुरेशन क्या है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है पेज नंबर 110 पर। पेज नंबर 110 पर जो टेम्परेचर का पॉइंट है इसका सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में सेकंड लाइन से के एंड से करेंगे। व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर the heat energy increases, the vibration of atoms of enzyme and globular structure of enzyme is lost. This is known as denaturation of enzymes. It results in rapid decrease in the rate of enzyme action and it may be blocked completely. ठीक है, तो ये जो कंप्लीट आंसर है ये डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में है। ठीक है, तो डीनेचुरेशन के बाद आप ये लाइन लाजमी लिखेंगे कि डीनेचुरेशन होने की वजह से क्या होता है। तो वो जो एंजाइम रिएक्शन है, एंजाइम का रेट है रिएक्शन का, वो रैपिडली डिक्रीज होता है, तेज़ी से कम होता है और फिर कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन दैट इज़ राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। जैसा कि हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम अगर शॉर्ट में आए तो आपने कैसे लिखना है। ठीक है, तो अगर ये आपने कल के लेक्चर में पढ़ा था क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आए तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स को आपने कैसे लिखना है। तो टेक आउट योर पेज 108, पेज नंबर 108 में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम है वो स्टार्टिंग से आप लिखेंगे, यानी सबसे पहले उसकी डिस्कवरी लिखेंगे कि इन 1878 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कुह ने फर्स्ट यूज़ द टर्म एंजाइम। ठीक है, उसके बाद आप एंजाइम की हेडिंग देंगे कि एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन लाइक ऑल अदर प्रोटीन। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट फोल्ड टू प्रोड्यूस अ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल, यहाँ तक। और इसके बाद आप करेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग देंगे और उसे स्टार्ट करेंगे आप। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट इज़ दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। मोस्ट एंजाइम reaction rates are million of times faster than those of
कंपैरेबल अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लाइन ना करें। उसके बाद पेज नंबर 109 पर enzymes are usually very specific for the type of reaction and for the nature of their substrate. Only a small portion of enzyme molecule is directly involved in catalysis. This catalytic region is known as active site. It recognizes and binds the substrate and then carries out reaction. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहली लाइन जो पढ़ी है उसमें पढ़ा है कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन है, तो आप एंजाइम्स और प्रोटीन ये हेडिंग देकर ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड जो इसका पॉइंट है इसमें लिख सकते हैं एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन, ठीक है। इसके साथ जो थर्ड पॉइंट है वो स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम की हेडिंग दे सकते हैं। जो नेक्स्ट है उसमें एक्टिव साइट की हेडिंग दे सकते हैं। उसके बाद इनहिबिटर और एक्टिवेटर्स, आफ्टर देन कोफैक्टर्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स और एंड पे मेटाबॉलिक पाथवेज, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड क्लास। इफ़ यू